अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों। तो गाइस आज ये चैप्टर है हम पढ़ेंगे हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मार। मुअम्मार बोलते हैं जो बनाता है, बनाने वाला। आइन यानी कानून, हिंदुस्तानी यानी अपने इंडियन कानून को जो बनाने वाले थे उनमें से एक नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है। और ये चैप्टर का नाम भी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर लिखा है द, है ना। हमने वैसे ड पढ़ा है, शायद अंबेडकर हो, है ना। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये है कि अब शुरू करते हैं यहाँ से। तो ये बिहार बोर्ड की बुक है, ठीक है ना, हाई स्कूल की बुक है ये। तो देखिए, हिंदुस्तान के अक्सरियती समाज, अक्सरियती यानी कि जो मेजोरिटेरियन है, मेजॉरिटी में है, समाज यानी वही समाज के लोग में कुछ लोग पसमानदा तबके का मतलब यही होता है कि जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, ठीक है। तो जो कहने का मतलब है कि पिछड़ी हुई आबादी के लोग, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हैं वो लोग, ठीक है। तो बहरहाल, अब कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इस तरीके से यहाँ इसमें पसमानदा तबके और इनके ऊपर ही सारी कहानी है, ठीक है ना। इसके हीरो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सैकड़ों बरसों से समाज में न कोई उनकी फ़िक्र करता था और न उनसे प्यार करता था, ठीक है। बल्कि वो लोग नफ़रत और हक़ारत की नज़र से देखे जाते थे। किनको यहाँ बात चल रही है, वो लोग दबे कुचले लोग जिनको हक़ारत यानी नीचा समझते थे, है ना। और उन्हें अछूत कहा जाता था। अछूत का मतलब ये है कि अछूत उनको समझते थे, उन लोगों को समझते थे। अछूत समझने से मतलब ये है कि उनको छूना भी पसंद नहीं करते थे, ठीक है ना। ऊंची ज़ात के लोग उन अछूतों को अपने दरमियान रहने की इजाज़त नहीं देते थे। तो जो ऊंची ज़ात रही है ना, हमारी सोसाइटी में, तो उन लोगों का ये चलन रहा है कि वो छोटी जात के लोगों से दूर रहते हैं। उनके घर का पानी, खाना या उनसे हाथ भी नहीं मिलाते थे। एक ज़माना ऐसा भी था, हालांकि अब ऐसा नहीं है, ख़ास तौर से शहरों में कम है। वो उनके कुओं के पानी को नहीं छू सकते थे, ना उनके तालाबों से पानी भर सकते थे। अछूत मंदिर में नहीं जा सकते थे, यानी जिनको छूना पसंद नहीं करते थे बड़ी जात के लोग, उनको उन मंदिर में भी उनकी इजाज़त नहीं थी, है ना। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, खैर। हाँ, हालांकि कहने सुनने में इतनी सी बात है, कह दी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जब ये बात प्रैक्टिस की जाती होगी, रही होगी, या कुछ बैकवर्ड एरिया में या ऐसी जगहों में जो गांव वगैरह होते हैं, वहाँ ये सब शायद आज भी चलता है कहीं कहीं। हालांकि अब कम हुआ है ना। ना किसी स्कूल में तालीम हासिल कर सकते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि उनको स्कूल भी जाना अलाउ नहीं था, है ना। उनका काम सड़कों, गलियों में झाड़ू लगाना, जूते बनाना या जूतों की मरम्मत करना, बैद के टोकरे बनाना या मुर्दा जानवरों की खाल उतारना था। तो ये कुछ काम है ना, छूत लोगों के। तो ऐसा ये इसमें बताया गया है, ठीक है। बाकी आप समझते हैं, जानते हैं, ठीक है ना। बहरहाल, अब देखते हैं आगे। सैकड़ों बरसों तक ये अछूत गरीबी, जहालत, सख्त जांफशानी और अनगिनत तकलीफ़ों की ज़िंदगी जीते रहे। ऐसे ही एक अछूत मराठी ज़बान बोलने वाले महार ख़ानदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 16 अप्रैल 1891 को महू, सेंट्रल इंडिया में पैदा हुए, ठीक है। उनके वालिद का नाम राम जी मालू जी सकपाल और वालदा का नाम यानी अम्मी या मम्मी का नाम भीम बाई था। वो अपने वालिदैन की 14वीं और सबसे छोटी औलाद थे। यानी यहाँ एक बात समझने वाली है कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो 14th यानी 14वें, ठीक है ना, 14वें बच्चे थे और सबसे छोटे थे, ठीक। उसके बाद का हिस्सा आगे देखते हैं। सब लोग प्यार से उन्हें भीमा कहा करते थे। उन्होंने भीमराव के नाम से अपनी तालीम मुकम्मल की, ठीक है ना। तो भीमराव अम्बेडकर को लोग प्यार से क्या कहते थे, भीमा, ठीक है ना। लेकिन उनका इसमें नाम क्या रहा, स्कूल कॉलेज में भीमराव, ठीक है। अपने दादा मालू जी की तरह से उनके वालिद राम जी सकपाल बरतानवी सरकार की फ़ौज में मुलाजिम थे। तो इनके डैडी जो थे वो अंग्रेज़ों की फ़ौज जो थी, सिपाही में शामिल थे, है ना। इनके परदादा, वो सॉरी, इनके दादा और डैडी दोनों, ठीक है। इनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के।
अब गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन दिनों बरतानवी सरकार, बरतानवी से मतलब ये ब्रिटेन की जो सरकार थी, जो अंग्रेज़ थे यहाँ हिंदुस्तान में जो काबिज़ हो गए थे, जिन्होंने कब्ज़ा कर लिया था हिंदुस्तान पे, ठीक है ना। उन दिनों बरतानवी सरकार ने फ़ौज में काम करने वालों के लिए तालीम को लाजमी करार दे रखा था। यानी जो लोग भी फ़ौज में काम करते थे उनके लिए जो एजुकेशन थी वो कंपलसरी थी, ठीक है ना। सरकार उन नौजवानों की, औरतों और बच्चों की तालीम के लिए स्कूल चलाती थी। तो जो भी सरकार थी उस ज़माने में, है ना, अंग्रेज़ों की, तो वो जो उनके यहाँ काम करते थे उनके औरतों की भी, है ना, उनकी औरतें यानी भी वाइफ की भी और बच्चों की एजुकेशन के लिए जो स्कूल चलाती थी उनमें उनको पढ़ाती थी, ठीक है ना। बहरहाल अब आगे देखते हैं। मालू जी और राम जी यानी दादा और डैडी दोनों ऐसे खुश किस्मत महार थे जिनको तालीम का फ़ायदा पहुंचा, यानी एजुकेशन का भरपूर इन्होंने फ़ायदा लिया, ठीक है ना। अंग्रेज़ों के मुलाजिम थे इसलिए। अब देखते हैं आगे। भीमराव की उम्र अभी यू नो 2 बरस की ही थी कि उनके वालिद फौज की मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश यानी रिटायर। 14 बरस तक राम जी फौजी स्कूल में हेडमास्टर रहे। उसके बाद 14 साल तक जो राम जी थे वो फौजी स्कूल में, ठीक है ना, आर्मी स्कूल में हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल थे। सुबुकदोशी के वक्त उनका ओहदा दूसरी ग्रैंडीज, ठीक है ना, ग्रैंडीज में सूबेदार मेजर का था, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये ख़ानदान सेंट्रल इंडिया को छोड़कर कोंकण इलाका में दापोली मुकाम पर जा बसा। यानी उन्होंने हिजरत की, या ये कह सकते हैं कि दूसरी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए, ठीक है ना। यही 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला हुआ। जल्द ही उनके वालिद राम जी को सतारा में नौकरी मिल गई। इस तरह ये ख़ानदान सतारा चला गया। सतारा मेरे ख्याल से आई थिंक मध्य प्रदेश में है कहीं। यहाँ पर भीम राव का छावनी में गवर्नमेंट हाई स्कूल में दाखिला हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं। भीमराव भी 6 साल के ही थे कि उनकी माँ भीमाबाई का इंतकाल हो गया। और ये बहुत बड़ा सदमा होता है किसी की माँ का इस दुनिया से चले जाना। चुनाचे राम जी की बहन ने उस ख़ानदान की देखभाल शुरू कर दी, ठीक है ना। तो इनकी बहन ने एक तरह से इनको पाला पोसा बड़ा किया, यानी देखभाल की। भीमराव को अब इस कड़वी सच्चाई का एहसास होने लगा था कि वो पैदाइशी तौर पर अछूत हैं। आगे चलकर ऐसे ऐसे वाक़यात यानी इंसिडेंट्स उनकी ज़िंदगी में रोनुमा हुए, यानी उनके सामने हुए कि उन्हें अपने मज़हब और हम मज़हबों से नफ़रत होने लगी। यानी उनको जो है अछूत समझा जाने लगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ख़ानदान में ऐसी जगह पैदा हुए थे, जबकि किसी का कहीं पैदा होना वो उसके बस में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उन्हें उसी वजह से उनको दबाया जाता था, उनको जो है परेशान किया जाता रहा होगा, ज़ाहिर है, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ बतानी चाह रही हैं। तो इसीलिए उनको अपने मज़हब से और उनके अपने ख़ानदान से, यानी जिस कास्ट में वो पैदा हुए थे उससे नफ़रत होने लगी थी, अपने मज़हब से भी नफ़रत होने लगी थी, है ना। इसका जो है, और इसी वजह से उन्होंने मज़हब ही छोड़ दिया, वो आपको आगे बताया जाएगा खैर, सतारा में तालीम के दौरान उन्होंने अपने नाम के आगे अम्बेडकर लिखना शुरू किया। तो अपने नाम के आगे अम्बेडकर लिखना शुरू किया, ठीक है ना। दरअसल यानी दरअसल का मतलब होता है असल में या एक्चुअली। दरअसल भीमराव के दादा परदादा कोंकण इलाके में अम्बावा डे के रहने वाले थे। अम्बावा डे की वजह से ही अम्बेडकर उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया था, ठीक है। मराठी ज़बान बोलने वाले लोगों की रिवायत है कि वो अपनी ज़ात के साथ अपनी रहायशी मुकाम का नाम लगाते हैं, ठीक है ना। ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक है, याद करने वाली बात भी है। चुनाचे सकपाल के साथ भीमराव को दूसरा सरनेम अम्बावाड मिला, ठीक है ना, अम्बावाडेकर मिला, जिसे बोलने में आसानी के लिए
स्कूल के रजिस्टर में अंबेडकर लिख दिया गया। यानी उनका नाम, वैसे नाम के जो सरनेम था वो क्या था, अम्बावा डेकर, लेकिन आसानी और इजीनेस के लिए, है ना, जाके ताकि बोलने में आसान लगे, उसको क्या कर दिया, अम्बावा डेकर से अंबेडकर लिख दिया। ठीक है। बहरहाल दोस्तों, आगे देखिए। तालीम के मामले में शुरू में तो भीमराव संजीदा नहीं थे, लेकिन आगे चलकर उन्हें जब तालीम की अहमियत का एहसास होने लगा तो उन्होंने अपनी तालीम पर ध्यान देना शुरू किया। ये उस ज़माने की बात है जब राम जी की सतारा वाली नौकरी ख़त्म हो गई और उनका ख़ानदान बम्बई मुंतकिल हो गया। बम्बई के एल्फस्टीन हाई स्कूल का माहौल, जिसमें भीमराव पढ़ते थे, पुरसकून न था। यानी जहाँ भीमराव पढ़ते थे बम्बई में, जो कि अब हो गया है नाम मुंबई, लेकिन बम्बई है तो बम्बई पुराना ही नाम लिया जाएगा। उन्हें सुकून नहीं था, उन्हें परेशान किया जाता रहा होगा उनकी जो है कास्ट की वजह से, या उनके जो ख़ानदान था उसकी वजह से, है ना, जाति की वजह से। ये स्कूल सरकारी था, लेकिन यहाँ भी भीमराव के साथ जात पात का भेदभाव किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप में बहुत गलत बात है। ठीक है, बहुत अफसोस की बात है दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होता था वही लिखा है इसमें। अब दोस्तों आगे देखते हैं इसमें बुक में क्या बताया गया है। ठीक है। सिर्फ उसूल के तलबा ही उन्हें हकारत और नफ़रत की नज़र से ना देखते थे, यानी जो उनके साथ वाले जो स्टूडेंट थे, तलबा थे, वो भी उन्हें नीच नज़रों से, है ना, और नफ़रत की भरी नज़रों से नहीं देखते थे, बल्कि असातिज़ा का सलूक भी वैसा ही था। यानी जो असातिज़ा बोलते हैं टीचर्स, जो टीचर्स थे वो भी उनको हकारत से, यानी उसको नीचा समझते थे, नीच समझते थे, है ना, उनकी ज़ात की वजह से, और उनसे नफ़रत करते थे। ठीक। तो इतना भयानक माहौल था दोस्तों। ऐसे भयानक माहौल में किसी का पढ़ना, समझ सकते हैं, लोग सुसाइड भी कर जाते हैं कभी कभी, ऐसा सुना होगा आपने। तो ये बहुत ही गलत बात है, किसी को गलत निगाह से या किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, अपने से कमतर नहीं समझना चाहिए, इन्फीरियरिटी सेंस नहीं लाना देना चाहिए किसी के दिल में। ठीक है। लेकिन भीमराव खामोशी के साथ अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करते रहे। उनकी तालीम जारी रही और उन्होंने 1908 में मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। महार ज़ात वालों के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात थी। यानी उस वक्त आप समझ सकते हैं, ऐसे माहौल में एक तो कोई पढ़ता नहीं जाता होगा, जो पढ़ भी रहा है तो समझ लिए हाई स्कूल किया, ये बहुत बड़ा काम था। तो लिखा भी है, महार ज़ात वालों के लिए बड़े फ़ख्र की बात थी, बहुत प्राउडनेस की बात थी। ठीक है। इसलिए उन लोगों ने इस खुशी के इजहार के लिए एक जलसा किया और भीमराव को मुबारकबाद दी। ठीक है ना। इससे भीमराव की हौसला अफजाई हुई। उन्होंने अब एल्फस्टीन कॉलेज में दाखिला लिया और 1912 में इसी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। ठीक है। इसके बाद बड़ौदा स्टेट, पेज पलटते हैं दोस्तों, से तालीमी वजीफ़े पर वो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ठीक है। उन्होंने माशियात में, यानी इकोनॉमिक्स में, इसी यूनिवर्सिटी से एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स पास किया। इसके बाद 1916 में पीएचडी की डिग्री हासिल की, यानी पीएचडी की डिग्री भी ले ली। इसी साल, यानी उसी साल वो इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला ले लिया। इसी के साथ ही वो इकोनॉमिक्स में एमएससी और बैरिस्ट्री की तैयारी करते रहे। यानी बहुत पढ़े दोस्तों, बहुत पढ़े वो। लेकिन 1917 में उनका ये तालीमी सिलसिला उस वक्त रुक गया जब बड़ौदा स्टेट से मिलने वाला वजीफ़ा, जो एक ख़ास मुद्दत के लिए था, बंद हो गया। तो जो वजीफ़ा मिलता था उसी से वो गए थे दोस्तों। जब वजीफ़ा ही, यानी पैसा, फाइनेंस ही उनका रुक गया, तो समझ सकते हैं दोस्तों बाहर कितना ख़र्चा होता होगा उस ज़माने में, जब आज इतना महंगा है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, नतीजतन उन्हें हिंदुस्तान वापस आ जाना पड़ा, यानी आना पड़ा। आ जाना क्या होता है यार, आ जाना पड़ा लिखा है, आना पड़ा। ठीक है, वापस आना पड़ा। खैर दोस्तों, यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है ना।
हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की हैसियत से स्टडी होम सैयदी हाम कॉलेज में मुलाजमत शुरू कर दी, यानी वो पढ़ाने लगे आई थिंक। इस ओहदे पर 1918 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक वो काम करते रहे। उस दौरान उन्होंने अपनी तनख्वाह के कुछ रुपए बचाकर महफूज कर लिए थे और कुछ दूसरे मुखल्लिसीन ने इमदाद की। मुखल्लिसीन यानी जो उनके चाहने वाले थे, है ना, जो उनके हमदर्द थे। इमदाद की यानी मदद की, जिसकी बदौलत या जिसकी वजह से वो दोबारा 1920 ईस्वी में इंग्लैंड चले गए और अपनी अधूरी तालीम पूरी की। उन्होंने 1921 ईस्वी में एमएससी और 1923 ईस्वी में डीएससी की डिग्रियां हासिल की और बैरिस्ट्री भी पास कर ली। इसके बाद हिंदुस्तान वापस आ गए दोस्तों, ठीक है ना। हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने वकालत का पेशा अख्तियार किया और उस वक्त से वो समाजी इस्लाह और सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने लगे, ठीक है ना। ये अपने आप में बड़ी बात है। उस दौरान उन्होंने सहाफ़त यानी न्यूज़पेपर वगैरह में भी काम करने लगे। सहाफ़त से भी ख़ुद को जोड़ा। इस्लाह के लिए यानी सुधार के लिए उन्होंने कई सियासी यानी पॉलिटिकल और समाजी यानी सोशल तंजीमें कायम की। तंजीम वही ऑर्गेनाइजेशन या कोई सोसाइटी वगैरह, ठीक है ना। और आखिरकार उन्होंने अछूत समझी जाने वाली ज़ातों में एक ज़बरदस्त इनकलाब पैदा कर दिया, जिसके असरात आज वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, एक बहुत बड़े मसीहा के नाम पे, मसीहा की तरह ये उभर के सामने आए थे, अम्बेडकर साहब। उन्होंने अछूतों को ये सलाह दी कि हम हम इस वक्त तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम 3 मरहलों में यानी 3 फेज़ में, है ना, अपने अंदर की सफाई नहीं करते। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये सभी के लिए होगा आई थिंक। हमें अपने आम अखलाकी बर्ताव को ऊपर उठाना होगा, यानी जो हमारा जो रवैया है आम तौर से, है ना, उसको ऊपर उठाना होगा। अपने तलफ़्फ़ुज़ को सुधारना होगा, यानी जो भी हमारा प्रोनंसिएशन है बोलने का, पढ़ने का, उसको चेंज करना होगा, सुधारना होगा। और ख़यालात को नई ताकत देनी होगी, यानी जो हमारी सोच है उसको बदल कर अच्छा सोचने और ऊंचा सोचने की जो है ताकत देनी होगी सोच को, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि आप अहद करें, यानी अब आप ये पक्का इरादा करें। अहद करें यानी पक्का इरादा करना, ठीक है। अहद कर लें कि आप मुर्दा या सड़े हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाएंगे। वक्त आ गया है कि हम अपने दरमियान से ऊंच नीच के भेदभाव ख़त्म कर दें। आप अहद कीजिए कि आप बचे कच्चे और फेंके हुए टुकड़े नहीं खाएंगे। हम खुद सिर्फ इसी सूरत में ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अपनी मदद आप करें, यानी कोई भी शख्स जब भी वो ऊंचा उठ सकता है जब वो अपनी मदद खुद करता है, यानी स्टार्ट आपसे ही होगी। कोई दूसरा आपको सुधारने के लिए बाहर से या दुनिया से बाहर से कोई नहीं आएगा दोस्तों। और ये बात सभी के लिए अप्लाई होती है ना। अपनी इज़्ज़त नफ्स यानी जो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, अपनी इज़्ज़त नफ्स दोबारा हासिल करें और अपनी ताकत को जानें, ठीक है। ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों, ठीक। उसके बाद देखिए, भीमराव ने जो तहरीक चलाई उसकी ऊंची ज़ात के लोगों की तरफ से ज़बरदस्त मुखालफत हुई, है ना। यानी ये जो तहरीक चलाई थी छोटों को ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने की बात करना, दबे कुचलों की मदद करना, ये ऊंची ज़ात वालों को पसंद नहीं आई, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि एक मोची जो है मोची का काम छोड़ के हमारे साथ बैठने वाला हो जाए। जाहिर है ये कोई भी नहीं चाहता जो पहले से ही कुर्सी पे या अच्छी जगह है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा। उन्होंने कानूनी तौर पर भी मुखालिफों की मुखालफत का जवाब दिया और वो जिस तहरीक या मिशन को लेकर चले थे उसमें कामयाबी हासिल की। उन्होंने मुल्क व कौम की अहम खदमात भी अंजाम दी, ठीक है ना। यानी मुल्क के लोगों की भी खदमत की, और मुल्क के लोगों की खिदमत होगी तो मुल्क की भी खिदमत ही मानी जाएगी, ठीक है ना। इसलिए उनका शुमार यानी उनकी गिनती जदीद हिंदुस्तान के मामलों में होता है, यानी मॉडर्न 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 मेकर्स ऑफ इंडिया आप ये कह सकते हैं। इसका इंग्लिश तर्जुमा अगर आप करें तो, यानी मॉडर्न इंडियन
डेवलपर आप ये कह सकते हैं, म्यांमार यानी बनाने वाला, ठीक है ना। भीमराव अंबेडकर के कारनामों की फहरिस्त यानी लिस्ट बहुत लंबी है। वो अमली सियासत के मैदान में भी कूदे और कामयाब रहे, यानी वो पॉलिटिशियन भी बने। चुनाचा उस दौर के अहम सियासी रहनुमाओं मसलन गांधी जी और नेहरू जी से भी उनके नज़दीकी मरासिम रहे। मरासिम यानी ताल्लुकात, मामलात, ठीक है ना। चुनाचे आज़ादी के बाद जब मुल्क की आइन साजी यानी कानून, आइन मतलब कानून, साजी मतलब बनाना, आइन साजी का मरहला यानी जो टाइम आया, फेज़ आया, दरपेश आया यानी सामने आया, तो दस्तूर साज कमेटी, दस्तूर यानी कानून, साज कमेटी यानी वो कमेटी जो कानून बनाने वाली थी, कमेटी है ना, में वो सदर के अहदे पर फाइज किए गए, यानी जो कानून बनाने वाली जो कमेटी थी उसके वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब उनकी उम्र 14 बरस थी और वो 5वीं दर्जे के तालिब इल्म थे, तो उनकी शादी 9 बरस की लड़की रमाबाई से हुई थी, यानी उनकी शादी 14 साल की ही उम्र में हो गई थी। उस ज़माने में बहुत जल्दी शादियां हो जाती थी और उनकी वाइफ की उम्र 9 बरस थी, ठीक है। रमाबाई के इंतकाल के बाद उन्होंने एक ऊंची ज़ात की तालीम याफ्ता खातून से शादी की, यानी रमाबाई की जो है बाद में इंतकाल हो गया था, उनकी जो वाइफ थी, तो बाद में उन्होंने ऊंची ज़ात की तालीम याफ्ता एजुकेटेड वुमेन से उन्होंने जो है शादी की बाद में, ठीक है ना। वो खुद नीची जात के थे लेकिन उन्होंने ऊंची जात की है खातून से शादी की। ये अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। जब आदमी पढ़ लिख के पैसे वाला हो जाता है तो जाहिर है फिर वो ऊंचा नीचा होता नहीं है उस लेवल पे, ठीक है ना। ये बस मिडिल क्लास लेवल पे, लोअर लेवल पे होता है ज़ात का लफड़ा, ज़ात का जो है मसला, ठीक है ना। बहुत जब क्रीमी लेयर होती तो वहाँ ये सब चीज़ें देखी नहीं जाती, ऐसा मैंने महसूस किया है दोस्तों। खैर, भीमराव अंबेडकर हिंदुस्तानी समाज में छुआछूत के रिवाज से बहुत ही बरहम, यानी बहुत ही ज़्यादा उनका दिल दुखा था, बहुत ही मतलब गुस्से में थे, बहुत ही इन्हें बुरा लगा था, बरहम यानी नाराज़ थे, है ना, और बेजार थे, ठीक है ना, बेचैन थे यानी कि, ठीक है, बेचैन थे, परेशान थे। तो दोस्तों इसलिए उन्होंने बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया। बुद्ध मज़हब यानी कि बुद्ध एक मज़हब है, जैसे दूसरे मज़हब हैं, क्रिश्चियन है या यहूदी है या इस्लाम है, ठीक है। तो उन्होंने अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के बुद्ध मज़हब कबूल कर लिया। उनके इस कदम से मुतासिर होकर यानी इन्फ्लुएंस होकर दूसरे अछूत तबका के लोगों ने भी कसीर तादाद में यानी बहुत बड़ी तादाद में अपना मज़हब तब्दील कर लिया और बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। आगे चलकर वो सिर्फ अछूतों के रहनुमा ही नहीं रहे बल्कि हिंदुस्तानी कौम के रहनुमा समझे जाने लगे, ठीक है ना। अपने आप में बड़ी बात है ये दोस्तों। वो बौद्ध मज़हब के मानने वालों में भी एहतराम की नज़र से देखे जाने लगे। मजहबी तकारीब यानी जो रिलीजियस जो तकरीब होती थी, फंक्शंस होते थे, ठीक है ना, और तकारीर यानी जो स्पीचेस होते थे रिलीजियस वगैरह के सिलसिले में उन्हें उन ममालिक से भी दावतनामे मिलने लगे जहाँ बुद्धों की काफ़ी तादाद है, ठीक है। आई थिंक जापान या चाइना ही रहा हो या म्यांमार, बर्मा उस टाइम नाम था, बर्मा रहा हो, ठीक है। खैर, बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजे गए। एजाज़ात यानी इनाम, इनाम दिए गए, अवार्ड्स मिले, ठीक है ना। नवाजे गए यानी उन्हें दिए गए। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एजाज़ भारत रत्न से नवाजे गए। तो भारत रत्न भी अम्बेडकर साहब को मिला हुआ है दोस्तों, ठीक है। 5 दिसंबर 1956 ईस्वी की रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोने के लिए बिस्तर पर गए तो नींद ही में वफात पा गए। यानी 5 दिसंबर 1956 ईस्वी को जब वो रात को सोने गए तो हुआ क्या कि वो नींद में ही उनकी रूह निकल गई, इंतकाल हो गया, दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, ठीक है, इस दुनिया से, ठीक है ना, दूसरी दुनिया में चले गए। बहरहाल बौद्ध धर्म के मानने वाले कहते हैं उन्हें निर्वाण मिल गया। निर्वाण एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब आप ये समझिए कि उन्हें निजात मिल गई या रूह की निजात हो गई, है ना, मोक्ष या जो भी जो भी आसानी होती है, आसानी वर्ड, यानी उनको सुकून मिल गया, ठीक है। बहरहाल दोस्तों अब देखते हैं आगे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ज़िंदगी भर अनथक कोशिशें की, यानी बहुत कोशिशें की, अनथक यानी बिना थके। उनका मकसद था कि पसमानदा तबकात को बेदार करना, यानी उन्हें
अवेयर करना, जगाना, नींद से उठाना, बेदार करना, उठाना, यहाँ उठाना से मतलब है कि उनको बढ़ाना, ऊपर उठाना, ठीक है। और इंसानी समाज में बराबरी और भाईचारगी पैदा करना, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए आगे, डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे मुल्क को वो दस्तूर दिया जो मज़हब, ज़ात, अक़ीदा और जिन्स, यानी जिन्स होता है ना, मेल फीमेल, अब तो तीसरा भी आ गया है, ठीक है ना। बहरहाल जिन्स के इम्तियाज़ यानी फ़र्क यानी भेदभाव को ख़त्म करता है और तहैया करता है, यानी ये पक्के दिल से ये जो है वादा करता है, तहैया कहता है, फ़ैसला करता है कि मुल्क के तमाम लोगों को यकसां यानी बराबर मौक़े फ़राहम करेगा। मौके का प्लूरल है मौक़े, यानी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ये दस्तूर मर्द मर्द के दरमियान और औरत और मर्द के बीच मसावात यानी बराबरी कायम करता है। इसमें आम लोगों को शादी ब्याह, तलाक, गोद लेने, विरासत और तालीम के हकूक़ दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान की दस्तूर साजी में एक अहम और तारीख़ी किरदार अदा किया। अलावा अज़ीम दस्तूर हिंद में यानी हिंदुस्तान के कानून में सेकुलरिज़्म का तस्वुर पेश करके, ठीक है ना। अलावा अज़ीम यानी इसके अलावा सेकुलरिज़्म का तस्वुर पेश करके हिंदुस्तान के कसीर मजहबी और कसीर लसानी माशरे में मसावात पैदा करने की कामयाब कोशिश की, जो हिंदुस्तानी जमहूरियत के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। यानी हिंदुस्तानी जमहूरियत यानी हिंदुस्तानी जो जमहूरियत बोलते हैं, लोकतांत्रिक के रोशन मुस्तकबिल यानी कि ब्राइट फ्यूचर की ज़ामिन है, यानी इस बात की गारंटी है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी कहानी कुछ इस चैप्टर के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इधर बताया गया है, इसको हम देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान के अक्सरियती फ़िरका यानी मेजॉरिटी जो लोग हैं में सदियों से एक समाजी बुराई चली आ रही है जिसका नाम छुआछूत है। अक्सरियती फ़िरक़े के ऊंची ज़ात के लोग नीची ज़ात के लोगों को अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं, और ये बात आप समझ गए इस चैप्टर को पढ़ने और सुनने के बाद। यहाँ तक कि उनको अपने पास से गुज़रने की भी इजाज़त नहीं देते हैं। तो ये होता था दोस्तों एक ज़माने में, छुआछूत बहुत ही बड़ी बुराई के नाम पे ये जानी जाती है, और आज भी गांव वगैरह में है, शहरों में थोड़ा कम है दोस्तों, ये मैं मानता हूँ, आप भी जानते हैं, मानते भी होंगे, ठीक है ना। नहीं मानते हैं तो देख सकते हैं जाके वहाँ जो लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। खैर, ना उन्हें मंदिर में पूजा करने देते हैं, ना ही अपने कुएं से पानी भरने देते हैं। ये अपने आप में बहुत ही गलत बात है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे। ऐसे ही समाज में भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई थी, और ऐसे ही समाज के लोगों को जो जिनको दबाया जाता था, जो छुआछूत थे, ऐसे ही घराने में इनकी पैदाइश हुई थी। उन्हें भी तरह तरह की ज़िल्लतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ऐसे हालात से उनकी उनके वालिद और दादा को भी गुजरना पड़ा था, यानी उनके यहाँ ये सब बहुत पहले से चला रहा था, ज़ाहिर ये पहले से था तभी चला रहा था, है ना। तीसरा पॉइंट देखिए, अंबेडकर हालात के आगे झुके नहीं, यानी वो अपने आप को हिम्मत से काम लिया उन्होंने, है ना, डरे नहीं। डरने से मुराद ये है कि वो पीछे नहीं हटे, है ना, अपने काम में लगे रहे, पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, ठीक है ना। बल्कि उन्होंने हालात को बदलने की कोशिश की ताकि हक़ारत की निगाह से देखी जाने वाली नीची ज़ातों को हक़ और इंसाफ मिले। यानी उन्होंने बजाय रुकने के उन्होंने और आगे बढ़ा, ख़ुद को बहुत सारी डिग्रियां ली, यानी अच्छी अच्छी जगह से पढ़ने गए, पढ़ के आए, तो उन्होंने इस हालात को बदलने की कोशिश की ताकि किसी को नीची ज़ात वालों को सताया ना जाए, बल्कि उनको इंसाफ मिले, ठीक है। इसके लिए वो मुसलसल कोशिश करते रहे, मुसलसल यानी लगातार, और लड़ाई लड़ते रहे। कोशिश बोलते हैं हिंदी में प्रयत्न, यानी यानी जो है लगातार प्रयत्न करते रहे, ठीक है ना। उनका एक बहुत बड़ा काम हिंदुस्तान की दस्तूर साजी है। तो उनके बहुत बड़े कामों में एक काम ये भी है कि उन्होंने हिंदुस्तान का जो कानून है उसमें उन्होंने वो हिस्सा थे एक, और उन्होंने बनाने में बहुत काम किया है, ठीक है, उस कमेटी में, और ये सदर भी थे उस कमेटी के, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ कुछ सवालात हैं, दैट वेरी वेल। पहला सवाल है, देखिए, भीमराव अम्बेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो आपने पढ़ ही लिया चैप्टर। दूसरा है, भीमराव अम्बेडकर के वालिदैन के नाम लिखिए। वालिदैन का मतलब है यहाँ पे माँ और बाप, ठीक है ना। तीसरा है, भीमराव के वालिद फ़ौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए, तो आप समझ सकते हैं, सब हमने शुरू में पढ़ा।
भीमराव की शादी किस उम्र में और किस से हुई? तो पहली बीवी का नाम लिखना है और उम्र इनकी 14 थी, उनकी उम्र, है ना। शादी किस उम्र में और किस से हुई? तो किस से हुई तो नाम लिखना है और उम्र लिखनी है भीमराव अम्बेडकर की 14 साल थी, ठीक है ना। पांचवा है बीए करने के लिए भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? अभी शुरू में हमने पढ़ा। छठा सवाल है बुद्ध मजहब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? तो निर्वाण दोस्तों वही है कि दैट वेरी वेल कि किसी को जो है एक तरह से रूह को निजात मिल जाना, है ना, मुक्ति मिल जाना, ठीक है। इस तरह से कुछ कहा जाता है, इसका मतलब यही है दोस्तों। खैर दोस्तों, यहाँ जो है मुख्तसर सवालात यानी ब्रीफ क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन। सवाल क्या है, सॉरी, स्कूल में भीमराव के साथ तलबा और असतिज़ा का सलूक कैसा था? जाहिर है ख़राब था, अच्छा नहीं था, इसमें बुक में हमने पढ़ा है ना। दूसरा सवाल है भीमराव का ख़ानदान मुंबई जाकर क्यों बस गया? तो क्यों का जवाब भी जवाब नहीं, पूरी वीडियो देख ही लिए तो समझ गए आप, है ना। तीसरा सवाल देखिए भीमराव के हुसूल तालीम यानी एजुकेशन, जो शिक्षा प्राप्त, है ना, जो भी प्राप्त किया, हुसूल तालीम पर 5 जुमले लिखिए। तो उनके बारे में आप लिखिए, कहाँ कहाँ से पढ़े, क्या क्या पढ़ा और कहाँ कहाँ गए पढ़ाई के चक्कर में, किसी किसी मदद लिए, सब चीज़ें भी, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं लेकिन इन्होंने 5 मांगे हैं सिर्फ, ठीक है ना। उसके बाद का इस चौथा है भीमराव अंबेडकर की आइनी खिदमात को मुख्तसरन बयान कीजिए। आइनी खिदमात यानी जो कानून बनाने में जो भी इनका हैंड रहा है, उनका हाथ रहा है, वो थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। कहा है इन्होंने मुख्तसरन यानी छोटा सा, थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। बहरहाल तवील सवालात यानी लंबे सवालात देखिए। पहला है सवाल भीमराव अंबेडकर की सवानें लिखिए। सवानें बोलते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आइनी खदमात का जायज़ा लीजिए, यानी जो उन्होंने कानून बनाने में जो मदद की, हिंदुस्तान में कानून बनाने में, उसके ऊपर जायज़ा लिखिए, यानी उसके बारे में पूरा थोड़ा सा बताइए। और ये तवील सवाल हैं यानी लंबे सवाल हैं, 2 पेज 3 पेज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब पेज कितना बड़ा, ये सोचने वाली बात है, आपके क्लास टीचर बता ही दिए होंगे अब तक। तीसरा सवाल है दोस्तों आज़ाद हिंदुस्तान के माशरती इनकलाब में अम्बेडकर की खदमात पर रोशनी डाली है। वही आज़ाद हिंदुस्तान में जो इनकलाब इन्होंने बरपाया यानी इनकलाब इन्होंने लाया, ठीक है, कि छुआछूत से निजात दिलाने की इन्होंने भरपूर कोशिश की, है ना। यहाँ तक कि उन्होंने जब महसूस किया कि मुझे भी इस तरीके से देखा जाता है तो उन्होंने अपना धर्म तक बदल दिया, ठीक है, और वो बुद्ध धर्म आजमाया। ये सब पूरा जो है खिदमत रोशनी डालने हैं, किस तरह से क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए, किस कैसे 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 मदद की, ये पूरा लिखना है, ठीक है। बहरहाल अब देखिए ये क्या है, आइए कुछ करें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शख्सियत पर तलबा के साथ एक मुज़ाकरा कीजिए। मुज़ाकरा यानी बातचीत। दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सियासी यानी पॉलिटिकल, आइनी यानी कानूनी, और माशरती यानी जो समाज में है, ठीक है, खदमात की एक फ़हरिस्त तैयार कीजिए। बहरहाल ये करने वाली बातें हैं, आप कर सकते हैं स्कूल में, क्लास में, कहीं भी, घर पे, ठीक है। तो दोस्तों इसी वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे और अगला है लुत्फ़ुर रहमान साहब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, हमारा ये मैसेज सुन लीजिए। खुदा हाफिज़। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।